1857, एक ऐसा साल जिसने हिंदुस्तान के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। ये कहानी है एक ऐसी बगावत की जिसे अक्सर भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। तो चलिए आज उसी चिंगारी को समझते हैं जिसने पूरे देश में एक आग सी लगा दी थी। इस कहानी को समझने के लिए चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए, क्या होता अगर 1857 की क्रांति कामयाब हो जाती? अगर हिंदुस्तान को अपनी आज़ादी 90 साल पहले ही मिल गई होती? ये सवाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें एहसास दिलाता है कि उस दौर में दांव पर आखिर लगा क्या था। ये जो पंक्तियां हैं ना, ये उस वक्त के जज्बे को बिल्कुल सही तरह से बयान करती हैं। कई दशकों तक सब कुछ सहने के बाद आखिरकार एक चिंगारी भड़क ही उठी थी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये चिंगारी थी क्या? तो इस क्रांति की आग को भड़काने वाली जो फौरी वजह थी, वो कोई बड़ी पॉलिटिकल घटना नहीं थी, बल्कि आर्मी में इस्तेमाल होने वाला एक नया हथियार था। जी हाँ, एक ऐसी राइफल जिसके पीछे एक गहरा और कह सकते हैं काफी विवादास्पद राज छिपा हुआ था। तो हुआ ये कि ब्रिटिश आर्मी ने फैसला किया कि वो अपनी पुरानी ब्राउन बेस मस्केट राइफल को एक नई मॉडर्न राइफल से रिप्लेस करेंगे। इसका नाम था एनफील्ड राइफल। अब देखने में तो ये बेहतर थी, लेकिन इसकी गोलियों में यानी इसके कारतूसों में ही बगावत के बीज छुपे हुए थे। इस नई राइफल की सबसे बड़ी दिक्कत इसको लोड करने का तरीका ही बन गया। सिपाहियों को कारतूस को राइफल में डालने से पहले उसके सिरे को अपने दांतों से काटना पड़ता था, और बस इसी एक स्टेप ने सब कुछ बदल कर रख दिया। और फिर एक खबर आग की तरह फैल गई। खबर ये थी कि इन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगा है। अब देखिए, गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सुअर मुसलमानों के लिए हराम, तो जाहिर है हिंदुस्तानी सिपाहियों को लगा कि ये उनके धर्म को भ्रष्ट करने की एक सोची समझी साजिश है। लेकिन ये चर्बी वाला कारतूस तो आखिर में सिर्फ एक चिंगारी थी। असली बारूद तो सालों से इकट्ठा हो रहा था। तो चलिए अब उन गहरी वजहों को समझते हैं जिन्होंने आम लोगों और शासकों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ इतना गुस्सा भर दिया था। इसमें से सबसे बड़ी वजहों में से एक थी लॉर्ड डलहौसी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे हड़प नीति भी कहते हैं। अब इसके हिसाब से होता ये था कि अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा या पुरुष वारिस नहीं होता तो उसका राज्य सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। इस पॉलिसी ने गोद लेने की सदियों पुरानी हिंदुस्तानी परंपरा को एक झटके में ही खत्म कर दिया। और इस पॉलिसी को बड़ी बेरहमी से लागू किया गया। कुछ ही सालों के अंदर 1848 से लेकर 1853 के बीच सतारा, झांसी जैसी कई बड़ी बड़ी रियासतों को एक के बाद एक हड़प लिया गया। इससे हिंदुस्तानी राजघरानों में जबरदस्त गुस्सा फैल गया। इस उबलते हुए गुस्से के बीच एक नौजवान सिपाही ने सबसे पहले आवाज उठाने की हिम्मत दिखाई। उनका नाम था मंगल पांडे, और उनकी ही कहानी ने इस विद्रोह की पहली चिंगारी को जलाया। तो बात है 29 मार्च 1857 की। जगह थी बंगाल की बैरकपुर छावनी। वहां मंगल पांडे ने उस चर्बी वाले कारतूस को इस्तेमाल करने से साफ मना कर दिया, और जब उन पर दबाव डाला गया ना, तो उन्होंने अपने ब्रिटिश अफसरों पर ही हमला कर दिया। ये बगावत का पहला खुला ऐलान था। इस घटना के ठीक 10 दिन बाद ही 8 अप्रैल 1857 को अंग्रेजों ने मंगल पांडे को फांसी दे दी। उन्हें लगा था कि इस सजा से बाकी सिपाही डर जाएंगे, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। मंगल पांडे एक शहीद बन गए और उनकी शहादत की खबर ने पूरे देश में विद्रोह की आग को और ज्यादा भड़का दिया। मंगल पांडे की फांसी के बाद अब गुस्सा सिर्फ एक आदमी तक सीमित नहीं रहा। ये आग मेरठ की छावनी तक जा पहुंची और वहां इसने एक पूरी बगावत का रूप ले लिया। और इस बगावत की प्लानिंग बड़े ही खुफिया और अनोखे तरीकों से हो रही थी। छावनियों में कमल का फूल एक से दूसरे तक पहुंचाया जा रहा था, और गांव में रोटियां। ये सिर्फ फूल या रोटी नहीं थे, ये थे क्रांति के सीक्रेट मैसेज कि तैयारी का वक्त आ गया है। और फिर 10 मई को मेरठ में सिपाहियों ने खुली बगावत कर दी। उन्होंने अपने अफसरों को मार डाला, शस्त्रागार यानी जहां हथियार रखे थे उस पर कब्जा किया और सीधे दिल्ली की तरफ निकल पड़े। अगले ही दिन उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बुजुर्ग मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया। क्रांति अब शुरू हो चुकी थी।
दिल्ली से उठी ये लहर जल्द ही राजस्थान की सरजमीन तक भी जा पहुंची। उस वक्त राजस्थान कई अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ विद्रोह कैसे फैला। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई 28 मई को नसीराबाद छावनी से। यहाँ जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री तैनात थी ना, वो हाल ही में मेरठ से आई थी। अब जाहिर है अंग्रेजों को उन पर शक था, इसलिए उन्होंने उनके हथियार जमा कराने का ऑर्डर दे दिया। बस इसी अविश्वास ने सिपाहियों को भड़का दिया और उन्होंने बगावत कर दी। कुछ ही दिन बाद 3 जून को नीमच में भी विद्रोह भड़क उठा। वहां ब्रिटिश अफसर कर्नल एबट सिपाहियों को वफादारी की कसम खिलाने की कोशिश कर रहे थे। तभी मोहम्मद अली बेग नाम के एक सिपाही खड़े हुए और उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि जब अंग्रेज खुद अपनी कस्में तोड़ चुके हैं तो वो हिंदुस्तानी सिपाहियों से वफादारी की उम्मीद आखिर कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि ये लड़ाई सिर्फ हिंदुस्तानियों और अंग्रेजों के बीच नहीं थी। ये हिंदुस्तानियों के बीच आपस में वफादारियों का भी युद्ध था। हर राजा, हर रियासत को अब ये तय करना था कि वो किसका साथ देंगे। उस वक्त राजस्थान की पॉलिटिकल सिचुएशन काफी कॉम्प्लेक्स थी। एक तरफ थे जयपुर, मारवाड़, मेवाड़ और कोटा जैसी बड़ी रियासतें और उनके अपने शासक, लेकिन दूसरी तरफ हर दरबार में एक ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट भी बैठा होता था, जिसका काम था इन्हीं शासकों पर कंट्रोल रखना। ये एक तरह से दोहरे पावर सेंटर का एक उलझा हुआ जाल था। तो नतीजा ये हुआ कि शासक बटे हुए थे। एक तरफ थे मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह जैसे रूलर, जिन्होंने नीमच से भागे ब्रिटिश परिवारों को अपने महल में पनाह दी। तो वहीं दूसरी तरफ शाहपुरा के लक्ष्मण सिंह जैसे शासक भी थे, जिन्होंने विद्रोहियों का स्वागत किया और उन्हें खाना और पैसा दोनों दिया। मोहम्मद अली बेग का वो जो सवाल था ना, असल में वही पूरे विद्रोह का सार था। ये मामला अब सिर्फ चर्बी वाले कारतूसों का नहीं रह गया था। ये था टूटे हुए वादों का, छीने गए राज्यों का और कुचले गए सम्मान का। ये विश्वासघात की एक ऐसी भावना थी जिसने सिपाहियों को हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए हम अपने शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। देखिए, 1857 की क्रांति भले ही कामयाब नहीं हुई, लेकिन इसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की नींव जरूर रखी। पर इसने एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा किया कि जब शासक और लोग खुद ही आपस में बटे हुए हों, तो एक देश को आज़ादी के लिए एकजुट करना आखिर कितना मुश्किल होता है। ये एक ऐसा सबक है जो शायद आज भी उतना ही रेलेवेंट है।